kids, welcome to my channel. Today we will start class 12 term 2 syllabus. This is not a detailed video. हम आपको पता है कि 26 अप्रैल से अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम एक फर्स्ट रिवीजन करेंगे सभी चैप्टर्स की। ऑलमोस्ट सभी डेरिवेशन की करने की कोशिश करेंगे, बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हम पहले करेंगे, बाद में जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है उनको करेंगे। तो हम यहाँ ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सिलेबस। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो हमें पता है कि जो ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन तो हट चुका है, तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होगा। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन क्या है? It is the phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another having different optical density. ये तो हो गया वर्डिंग में। अब सिंपल वे में अगर हम रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सपोज लाइट एयर से ग्लास में जा रही है या किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो वो अपने रास्ते को चेंज कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। तो रिफ्रैक्शन में क्या है, इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का बेंड हो जाना कब, जब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसकी वजह से हुआ ये फिनोमेना, जो लाइट ने अपना रास्ता चेंज किया है, जो लाइट बेंड हुई है वो किसकी वजह से हुई है, ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे मान लो मैंने एयर का और ग्लास का एग्जांपल ले लिया है, तो एयर में जो पार्टिकल है थोड़े लूजली बाउंड होंगे, खुले खुले होंगे, थोड़ा स्पेस्ड होंगे, तो वो क्या होगा, एक रेयर मीडियम का, मीन्स उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। इसी तरह जब लाइट एयर से ग्लास में पार्टिकल पास होंगे तो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी वजह से लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है, बेंड कर लेती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें हम दो चीजें बेसिकली बात करेंगे। फर्स्ट क्या है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है या फिर लाइट डेंसर से रेयर में मूव कर रही है तो क्या होगा। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में मूव करेगी, रेयर मीडियम का मतलब है कि यहाँ पर मान लो मैंने रेयर मीडियम के लिए यहाँ पर एयर ले लिया है, तो जब लाइट इंसिडेंट करेगी, पहले आप इसको बेसिकली समझ लीजिए बेसिकली है क्या। एक लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये है, मैंने कहा ये लाइट है, ये रे नहीं है। लाइट को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लाइट को हम एक लाइन के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, तभी ये एक लाइट की रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर आपने सिंपली एक एरो बना दिया कि ये हमारा सरफेस है जिस पर लाइट इंसिडेंट की कर रही है, ये नॉर्मल, और ये यहाँ से रिफ्रैक्टेड लाइट देती है, ये आपको पूरा फिनोमेना गलत होगा, रॉन्ग होगा ये पूरा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एरो जरूर लगानी है यहाँ पर, तभी ये एक रे को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने क्या लीजिए, ये एक सरफेस है जिस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो जो लाइट इंसिडेंट की है, टकराई है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब जो बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो लाइट यहाँ पर टकराई, नॉर्मल से इसने कैसा एंगल बना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नाउ अब लाइट जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये रूल है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, लाइट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारी कौन सी रे हो गई है, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अगर यहाँ होता तो इसी मीडियम में वापस आ जाती तो क्या बनता, वो रिफ्लेक्शन बनता, जो हमारे सिलेबस में अभी इंक्लूड नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो लाइट यहाँ पर जब आई इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये नॉर्मल है, एंड रिफ्रैक्टेड रे। आर के नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मूव करेगी, आपको यह दिख भी रहा होगा क्योंकि ये इसकी तरफ मूव कर गई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ये हो गया रेयर टू डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट टू डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर में क्या होगा, मान लो यहाँ पर ग्लास है, लाइट कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, ग्लास से
एयर में एंटर कर रही है। हमें पता है कि ग्लास डेंसर मीडियम होगा इन कंपैरिजन टू एयर। तो अब इसमें क्या होगा, व्हेन इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस and it will make an angle I with the normal, this is normal, then रेयर टू डेंसर टू रेयर में अगर मूव करती है तो रूल क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है? रेयर टू डेंसर मूव करती है तो रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, डेंसर टू रेयर मूव करेगी तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, दूर हो जाएगी। इसके बाद इसकी जो एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, पहले आप इन टॉपिक को समझो है क्या ये। तो ये दोनों टॉपिक आपको ध्यान में रखते हुए हम आगे ड्रॉ करेंगे, जितने भी आगे फिगर आएंगे, जितने भी हमारे डेरिवेशंस होगी, आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की नियम क्या है कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा कौन से प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर दो ही प्रिंसिपल है जो आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़े होंगे, आपने अपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के चैप्टर में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे, जो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी प्लेन में होंगे। जैसे अगर मैं किसी बोर्ड, इस बोर्ड पर लाइट इंसिडेंट कर रही हूँ कैसे भी, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी इस बोर्ड में होंगे। अगर हम परपेंडिकुलरली कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सभी उसी प्लेन में होंगे, आउट ऑफ प्लेन नहीं होगा। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड रूल क्या है, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं सेकेंड रूल को, क्या है, रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो, पहले आप ये देख लीजिए है क्या सेकेंड रूल, बाद में हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन की टर्म में रेशियो लेंगे सेम मीडियम के लिए, मतलब जो मीडियम का जो पेयर होगा वो सेम होगा, जैसे ग्लास टू एयर है या फिर एयर टू ग्लास है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, हमेशा सेम होगा। कहने का सिंपल मतलब क्या है, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 और आर को मैं ले रही हूँ 50 पर, तो मान लो मैंने इसको कैलकुलेट किया, रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो ये आ गया 1.51 आ गया। इसी तरह आई मैंने ले लिया है 32 और यहाँ पर आर आ गया है 51। फिर से मैं अगर इन दोनों का साइन आई बाई साइन आर कैलकुलेट करूंगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा। तो ये स्नेल्स लॉ है। तो सेकंड रूल क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज गिवन बाय स्नेल, सो दैट दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। आई होप आपको ये अच्छी समझ में आया होगा कि जो रेशियो है इन दोनों का फॉर सेम प्लेन ऑफ मीडियम, मतलब जो भी पेयर है जो मीडियम का वो सेम होना चाहिए, तो उसके लिए ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। कंडीशन मैंने यहाँ नोट कर दी है कि पेयर ऑफ मीडिया डजंट सेम, पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है इसके लिए मेनली। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको पता ही है ऑप्टिक्स में आपने एंटर कर लिया है, तो बेसिक टर्म हम रीड करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये बेस है यहाँ का इस चैप्टर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू या फिर एन से डिनोट करेंगे, एनसीईआरटी में या किसी भी रेफरेंस बुक में देख लेना, या तो म्यू या एन से हम डिनोट करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर अ लिक्विड ऑफ गिवन वेवलेंथ, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए होगा, जैसे वॉलेट के लिए अलग, रेड के लिए अलग होगा। तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर अ लिक्विड ऑफ गिवन वेवलेंथ मे बी डिफाइंड एज द रेशियो, भी किस किस का रेशियो होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मीन्स अगर हम शॉर्टकट में इसको डिफाइन करें तो म्यू या एन सी बाई वी होता है। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है, जिस भी मीडियम में हम लाइट ले रहे हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसको, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, आगे हम एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन में भी हम इसका यूज करेंगे। सो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक था। इसमें आगे हम थोड़ा और फर्दर स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लेंगे। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन या म्यू से डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ मैंने एन से डिनोट किया है, जो इसका रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्रैक्टेड एंगल, जो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2।
ठीक है, अब हम यहाँ पर दो केस को डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि अगर लाइट मूव कर रही है, लाइट मूव फ्रॉम एयर टू वाटर, अगर लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अभी जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है इसको देखकर हम कैसे करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, एयर टू वाटर। तो ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हम इनका ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। n को हमने क्या लिख दिया, रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, और जिसमें कहाँ से कहाँ, एयर टू वाटर, हाँ, और जहाँ से एंटर की है वो नीचे आएगा। समझ में आया बात, आई बात समझ में। क्या है कि यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जो लाइट जहां से एंटर करेगी वो नीचे, ठीक है, और जहां से बाहर जाएगी, जिससे निकलेगी वहां पर क्या आ जाएगी, वो ऊपर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर हम एयर टू वाटर अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, जिसमें एंटर की है, और जहां से एंटर की मीन्स जहां से इंसिडेंट की है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। तो या फिर अगर हम उसको साइन के टर्म में लिखेंगे तो साइन आई बाई आर जो हमने पहले लिखा वैसे ही होगा, और वेलोसिटी के टर्म में उल्टा होगा, कैसे, जैसे एंटर की है वैसे ही रेशियो आ जाएगा। मींस कहाँ से कहाँ एंटर की है, एयर से वाटर में, तो वेलोसिटी किसकी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एयर टू वेलोसिटी ऑफ वाटर। क्लियर। इसी तरह अगर लाइट एंटर कर रही है, सेकंड केस में डिस्कस कर रही हूँ, ग्लास से वाटर में एंटर कर रही है, फ्रॉम ग्लास टू वाटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसमें एंटर की है, वाटर में, तो वाटर ऊपर आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और वेलोसिटी के टर्म में अगर हम करेंगे जहां से एंटर की है, जहां से ये रिफ्रैक्ट हुई है, वो दोनों रेशियो एज इट इज ले लेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, नाउ क्या यहाँ से आपको समझ में आया, यहाँ से हमें क्या पता चला, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, यहाँ एयर का है, यहाँ एयर का है तो यहाँ वाटर का। मीन्स यहाँ से हमें ये रिलेशन पता चला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट में स्पीड ऑफ लाइट जो किसी मीडियम में उनका रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी जो स्पीड होगी लाइट की उस मीडियम में वो कम होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी मैक्सिमम, मीन्स वहाँ पर इंक्रीज होगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है 2.42 और वाटर का है 1.2, इसी के नियर अबाउट है। तो वेलोसिटी किसकी मैक्सिमम होगी, वाटर की या डायमंड की, यहाँ से देख के बताओ किसकी मैक्सिमम होगी, वाटर की, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और डायमंड की कम होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इज greater in water in comparison to diamond. Now applications of refractive index. Now we will discuss about some applications of refractive index. जो हमने refractive index का जो concept हमने अभी study किया है, where we have to apply this concept. हम क्या काम आएगा ये हमारे, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। आपने देखा होगा जैसे कॉइन है वो अपने पानी में डाल दिया है किसी भी, या फिर बकेट में, द बकेट विच इज फुल ऑफ वाटर, या फिर वेल आप देखते हो, पानी देखते हो कुएं में, तो हमें क्या दिखता है कि उसका जो लेवल है वाटर का वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। या फिर जो हमने कॉइन डाला है जिस बकेट में, उस कॉइन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा हमें। अब डाल के भी देख रहे आपने बचपन में किया भी होगा, जब आप हाथ डालोगे तो वहाँ कॉइन नहीं होता, उससे नीचे होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। तो देखो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया दैट इज फुल ऑफ वाटर, मतलब उसका मैं वाटर का एक लेवल ले लिया, यहाँ तक वाटर है, ठीक है। मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हूँ। अब एक बात बच्चे ध्यान रखना क्या है कि अगर कोई भी, मान लो ये एक बकेट है फुल ऑफ वाटर, अगर परपेंडिकुलरली हम वॉच कर रहे हैं, परपेंडिकुलर जैसे यहाँ से बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में, तो क्या यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, परपेंडिकुलरली कुछ भी नहीं होगा, ना रिफ्लेक्शन होगा ना रिफ्लेक्शन होगा। हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो रे जाएगी, ये वाटर है ये एयर है, तो डेंसर टू रेयर जाएगी, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। ये कौन सी रे बेटा, दिस इज इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल बनाया है, तो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ कर रखा, दिस इज नॉर्मल। अब क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले क्या बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि अगर डेंसर से रेयर में मूव करेगी तो क्या हो जाती है, क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे दूर जाएगी, दूर जा रही है, ठीक है। मैंने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये यहाँ मूव कर रही है, बी पॉइंट पर मूव कर रही है। रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए पर, और मूव कहाँ किया जब मैंने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये कहाँ देखा, बी पर दिखा है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ है, दिखेगी कहाँ पर, इससे थोड़ी सी ऊपर दिखेगी। तो जो रियल हाइट है ऑब्जेक्ट की वो क्या है, ए सी, और जो अपेरेंट है जो हमें दिखेगी वो क्या है, बी सी है। तो हम इस अपेरेंट डेप्थ को जो हमें दिख रही है, जो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, जो हमें दिख रही है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अपेरेंट डेप्थ का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी जो डेरिवेशन, इसमें डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन हम वे ऑप्टिक्स में करेंगे, तो इसका भी डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या है कि जो अपेरेंट डेप्थ है विच इज इक्वल टू रियल डेप्थ, यहाँ पर रियल डेप्थ कितनी है, ए सी, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसके अंदर है ऑब्जेक्ट, जिसमें लिक्विड में है या फिर जो भी मीडियम है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट डेप्थ व्हिच वी आर एक्सप्लेनिंग हियर ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी भी, मान लो कोई किसी लिक्विड में है तो कोई ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखेगा, अपेरेंट डेप्थ उसकी क्या होगी और रियल डेप्थ क्या होगी। तो वो हमने रिलेशन निकाल लिया यहाँ पर। जैसे पानी में कॉइन है या कोई भी स्टोन है, जो एक्चुअल डेप्थ है हमें वो निकालनी है, या अपेरेंट डेप्थ की तरह ऊंचा उठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, या बेंडिंग ऑफ पेंसिल वाला या पेन वाला भी कॉन्सेप्ट है इसमें। उससे पहले हम सनराइज जो नेचुरल फिनोमिना में है, ये तो आप सबने देखा होगा, जैसे सनराइज होने वाला होता मॉर्निंग में, वो हमें पहले दिखने लग जाता है कि हाँ सनराइज होने वाला है। इसी तरह सनसेट की अगर हम बात करेंगे तो सनसेट में आपने देखा होगा जैसे ही सनसेट हो जाएगा फिर भी थोड़ी देर तक हमें रेडिश लाइट दिखती है एटमॉस्फेयर में। तो ये भी, इसका भी क्या कारण है, रिफ्रैक्शन ही है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सनराइज एंड सनसेट, कि सन अपीयर्स बिफोर 2 मिनट। अब क्या है, सनराइज होने से 2 मिनट पहले हमें वो दिखने लग जाता है। इसी तरह सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। तो ये कॉन्सेप्ट किस बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। इसका अगर 1 मार्क्स में अगर हम बताएंगे तो क्या होगा, इट्स कॉज इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ऐसा कैसे होता है अब आप समझो। हमारी अर्थ पर हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे हमारी जो आइज की जो पोजीशन है वो उतना ही देख सकती है जितना कि अर्थ पर एक हॉरिजन होगा, अर्थ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, हमारी आइज उतना ही देख सकती है 180 डिग्री एंगल तक। तो जैसे हम समुद्र में देखते, सी में देखते हैं, तो हमें दूर दूर तक सिर्फ क्या है, सी ही सी दिखाई देता है। उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी फिनोमिना हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नेचर ने हमारी जो आइज बनाई है उसमें हम सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लेवल जो बना हुआ अर्थ पर, सिर्फ हम वहां तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर लिया, दिस इज हॉरिजॉन, जहां से हम अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, सभी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो जैसे ही सनराइज होगा तो सन की जो पोजीशन, ये रियल पोजीशन है सन की, अब सन रे जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। तो जैसे ही लाइट इसमें एंटर करेगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने लग जाएगी। अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल, हम जो हॉरिजॉन लाइन है इसको हम नॉर्मल कंसीडर करें, तो जो ये रे बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें अपेरेंट पोजीशन सन की यहाँ मिलेगी। और ये ऐसा क्यों हुआ है, जो सन से रेज निकली है वो किसकी वजह से बैंड हुई है, एटमॉस्फेयर की वजह से। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन हुआ है, जिसकी वजह से सन की रियल पोजीशन यहाँ होनी थी बट हमें यहाँ दिखती है। इसकी वजह से हमें सनराइज होने से 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है। सेम इन द केस ऑफ सनसेट, सनसेट में भी यही केस होगा, उसका भी यही रीजन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। अब इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है, बेंडिंग ऑफ पेन और पेंसिल, ये तो आपने बचपन में देखा होगा, जब भी आप इस पेन को पानी में डाल देंगे तो ये बैंड हुआ दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ है, अगर हम सिंपल देखें, वाटर है और एयर है। वाटर किसका काम कर रहा है, डेंसर मीडियम का। एयर किसका काम कर रही है, रेयर मीडियम का। 2 मीडियम हो गए हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो लेट्स, चलो अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, बेंडिंग ऑफ पेन। यहाँ मैंने एक पेन रख दिया है, ये टम्बलर है, टम्बलर फुल ऑफ वाटर। तो अब जैसे ही वाटर में, जैसे हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी, ये जो मैंने ब्लू लाइन से यहाँ ड्रॉ कर रखा है ये नॉर्मल है। अब ये
ये जो वाटर है ये किसका काम करेगा, वाटर किसका काम करेगा, डेंसर मीडियम का। बाहर क्या है, एयर है, एयर रेयर मीडियम को काम करेगी। अब जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो किसकी तरफ बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई है। इसी तरह मैंने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये यहाँ मिल रही है, मीन्स जो पेन होगा या पेंसिल होगी वो यहाँ हमें बैंड हुई दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये भी किसकी वजह से हुआ है, रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। तो बेंडिंग ऑफ पेन जो ये एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती बट ये जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसी तरह कॉन्सेप्ट ऑफ सनराइज सनसेट को अगर आप 3 मार्क्स में आए तो आप इसको फिगर के साथ एक्सप्लेन करना, 1 मार्क्स में आए तो सिर्फ इसका जो भी रीजन है सिर्फ वो रीजन एक्सप्लेन कर देना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पर हम डिस्कस करेंगे।